कहानी की शुरुआत होती है एक युवक से जो आराम से कार चला रहा है। अचानक उसकी सुपरकार ब्रेक लगाते हुए बीच सड़क पर रुक जाती है। आसपास मौजूद लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगते हैं। कुछ पहचान कर कह उठते हैं, अरे ये तो शेन्यू है, स्कूल का सबसे अमीर सेकंड जनरेशन लड़का फिर से नई सुपरकार ले आया। कार का दरवाजा खुलता है और एक युवक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बाहर निकलता है। तभी कार के अंदर से सफेद हील्स की एक जोड़ी नजर आती है। उसके बाद एक खूबसूरत आत्ममुग्ध मुस्कान वाली लड़की बाहर कदम रखती है। स्कूल के लड़के इस नज़ारे को देखकर या तो जलते हैं या नफरत से भर जाते हैं। अभी स्कूल में आया है और एयर होस्टेस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी लड़की को पटा भी लिया। एक और लड़का गुस्से में कहता है, कमाल है, ये तो पहले दिन से ही बाजी मार गया। कुछ और लड़के अपनी हताशा छुपा नहीं पाते। FA की टॉप लड़की भी इसे ही मिलनी थी क्या? भाई, ये हैंडसम भी है, अमीर भी, जाहिर सी बात है इसे चॉइस में हमेशा पहला हक मिलेगा। हक ही नहीं, अब तो ये पूरी लाइन क्लोज करने वाला है। मैंने सुना है कई लड़कियां तो इसके पीछे दीवानी हैं। अब दोनों बिना किसी पर ध्यान दिए आराम से स्कूल की इमारत की ओर बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की फुसफुसाहटें चारों तरफ गूंज रही हैं। ऊपरी मंजिल पर खड़ी कुछ लड़कियां नीचे झांकते हुए उस लड़की को देखती हैं जो शेन्यू के साथ चल रही है। उनमें से एक जलन में कहती है, इससे ज्यादा तो मैं सुंदर हूं, बस थोड़ी देर कर दी, वरना अब तक मैं होती उसके साथ। उफ, दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मौका उसी को मिलता है जो तैयार रहता है। अब हार मत मान, पीछे मत रह। उसी वक्त शेन्यू अपनी पहचान भरी मुस्कान के साथ ऊपर देखता है जहां लड़कियां उसे देख रही हैं, और ऐसा मुस्कुराता है जैसे फूलों में मधुमक्खियां खिंचाएं। इसके बाद दोनों मॉल के अंदर चलते हैं, खुशमिजाज अंदाज में। लेकिन ये सब एक याद थी, शेन युआन के बीते हुए सुनहरे दिनों की। वो सोचता है कैसे सब कुछ उसके पास था, पैसा, शोहरत, लोग जिंदगी से जलते थे। लेकिन तीसरे साल में सब खत्म हो गया। एक तबाही ने सब छीन लिया। उसके परिवार की तीनों ट्रैवल कंपनियां बंद हो गईं, ऊपर से 1 करोड़ की कर्जदारी। हकीकत में लौटते हुए शेन युआन कमरे में घुसता है और जोर से पूछता है, भाइयों, ज्योंग भैया नाइट शिफ्ट पर गए क्या? वो घूमता है तो एक रूममेट ठंडी आवाज में कहता है, शेन युआन, मुझे नहीं लगता हम इतने क्लॉज हैं। एक और लड़का पीछे की ओर लेटता है और मखौल उड़ाते हुए कहता है, क्या तू अब भी अपने आप को वही रईस यंग मास्टर समझता है? तुम जब बुलाते थे हम आ जाते थे, जब कहते थे जाने को तो चुपचाप चले भी जाते थे। शेन युआन कुछ बोल नहीं पाता। उसे सांस लेने के लिए छत पर जाना पड़ता है। मन ही मन सोचता है, वो सारे पुराने दोस्त एक एक करके साथ छोड़ गए, मुझसे कतराने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? माँ बाप और छोटी बहन को किराए के छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है। पहले मैं रोज बाहर जाकर रूम किराए पर ले लेता था, लेकिन अब हालत यह है कि कॉलेज हॉस्टल लौटने के अलावा कोई चारा नहीं। पहले जैसा बेफिक्र और फिजूल खर्च रहना अब तो सोच भी नहीं सकता। पता नहीं अगला पल भी ठीक से जी पाऊंगा या नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है, शेन युआन। वो पलटता है, झिझकता है, लेकिन फिर चुपचाप वांटिंग के साथ कोने में चला जाता है। उसका चेहरा ठंडा पड़ा हुआ है। वांटिंग बिना कोई भाव दिखाए कहती है, शेनान, अब बहुत हो गया, अब मुझसे संपर्क मत करना। उम्मीद है कोई समझदार लड़की तुम्हें मिल जाए। वो एकदम सन्न रह जाता है। शक और तकलीफ से चेहरा उतर जाता है। धीरे से बोलता है, वांटिंग, 3 साल का रिश्ता यूं एक झटके में खत्म, इतनी बेरहमी से? वांटिंग की आंखों में ठंडापन साफ दिखता है। वो कहती है, जैसे कोई प्योर लव वॉरियर बनकर बोल रहा हो, कितना प्यार था, ये तो तुम्हें भी पता है। बालों को ठीक करते हुए बगल में खड़ी लग्जरी कार की ओर देखती है। जाने से पहले एक बार और कहती है, और हाँ, आगे से मुझे वांटिंग मत बुलाना। अगर दोबारा मिल भी गए तो बेहतर होगा कि अनजान बनकर निकल जाएं। इतना कहकर वो आराम से गाड़ी का दरवाजा खोलती है। शेन युआन ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वांटिंग कहती है, मेरा दोस्त आया है मुझे लेने। जैसे ही वो बैठने लगती है, शेन युआन तेजी से दरवाजा पकड़ता है। रुको, वांटिंग। वो चौंक जाती है, पसीना पसीना हो जाती है, घूमकर पूछती है, अब क्या है? अब उसकी आंखों में प्यार नहीं, बस एक ठंडी सी नजर और कड़वा लहजा है। वो जो ब्रांडेड बैग्स मैंने तुम्हें दिए थे, अब शायद तुम्हें उनकी जरूरत न पड़े, तो उन्हें वापस कर दो। वांटिंग का चेहरा तमतमा उठता है। शर्म नहीं आती? 3 साल साथ रही हूं और बदले में गिने चुने बैग्स दिए, अब ब्रेकअप हो गया तो वापस मांग रहे हो? शेन युआन का चेहरा सख्त हो जाता है। हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर इतनी परेशानी है तो रहने दो, पैसे की जरूरत नहीं। चलो एक बार फिर उसी पुराने ख्वाब को जी लेते हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नफरत से कहती है, दफा हो जाओ।
तभी कार के अंदर से किसी बुजुर्ग की आवाज आती है। वांटिंग, बैठो, नाराज होने की जरूरत नहीं। युवक, कहाँ जा रहे हो? अगर चाहो तो छोड़ दूं। शेन युआन उसकी ओर देखता है। एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो खुद को बहुत समझदार मानता है। मन में सोचता है, मैं उसे वांटिंग बुलाऊं तो देहाती, लेकिन ये कहे तो सब ठीक। वाह, क्या मजाक है। ठंडे लहजे में जवाब देता है, नहीं चाहिए, मेरा घर पास ही है। बूढ़ा आदमी एक तरह से ताना मारते हुए कहता है, हम दोनों व्यस्त हैं, बस चिंता हुई कि कहीं सदमे में कुछ उल्टा सीधा न कर बैठो। मुझे लगा तुम्हें घर छोड़ दूं तो बेहतर होगा। ये सुनकर शेन युआन को ऐसा लगता है जैसे मिर्च चबाई हो। दिल के अंदर तक जलन होती है। सोचता है, एक तो जख्म दिया, ऊपर से छुरी भी घुसेड़ दी। अगर अब भी कुछ न कहूं तो सच में मूर्ख कहलाऊंगा। फिर गर्दन झुकाकर कार के दरवाजे की ओर देखता है और शालीनता से जवाब देता है, भाई साहब, आप अच्छे इंसान हैं, आपकी भलाई का शुक्रिया, लेकिन मेरा घर तो बहुत पास है, बस कुछ ही कदम की दूरी पर। शेन युआन उसकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, वॉनेटिंग, तुम अच्छी लड़की हो, उम्मीद है कि तुम आगे चलकर उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। जो वॉनेटिंग थोड़ा हैरान है, उसे समझ नहीं आता कि शेन युआन क्या करने जा रहे हैं। वो कार में बैठ जाती है। कार में बैठे आदमी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की मुस्कान है। वो कहता है, चिंता मत करो वॉरिंग, मैं वांटिंग का ख्याल रखूंगा। इसी पल शेन युआन हरकत में आते हैं। एक मर्द का फर्ज है कि वो औरत को सबसे बेहतरीन चीजें दे। वांटिंग की कुछ आदतें हैं, उन्हें याद रखना। पहली, उसे ड्यूअर कॉन्डम इस्तेमाल करना पसंद है। दूसरी, उसे फिशनेट स्टॉकिंग्स पहनना अच्छा लगता है। बढ़िया क्वालिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो असुविधाजनक होती है। और तीसरी, उसे नर्स और पुलिस की वर्दी पहनना पसंद है। सेक्स के वक्त कार में बैठा बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में आ जाता है कि उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो ताना मारते हुए कहता है, बोलने में तो बड़े माहिर हो। इतना कहकर वो शीशा चढ़ा देता है और कार तेजी से दौड़ा देता है। शेन युआन बस खड़े रह जाते हैं, कार को जाते हुए देखते हैं और हल्की सांस छोड़ते हुए बुदबुदाते हैं, अंकल, मैंने तो बस जरूरी बातें बताई थीं। जो वांटिंग, शायद तुम्हारा फैसला सही हो। तेज धूप आंखों में चुभती है। वो आंखें मिचमिचाकर हाथ से छांव करते हैं और बिना किसी भाव के कहते हैं, छोड़ो, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है तुम्हारा फैसला तुम्हें एक परफेक्ट जिंदगी दे पाए। अचानक कहीं से एक यांत्रिक सी आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल सही, हर किसी को अपनी परफेक्ट लाइफ पाने की कोशिश करनी चाहिए। परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड हो रहा है। ऊपर की चुभती धूप अचानक गायब हो जाती है। उसकी जगह एक सुनहरी नारंगी रंग की सिस्टम स्क्रीन आ जाती है, जिसे देखकर शेन युआन दंग रह जाते हैं। उनके सिर के ऊपर जानकारी उभरती है। होस्ट, शेन युआन, उम्र 21 साल, कद 182 सेंटीमीटर, वजन 70 किलो, संपत्ति मूल्य 87, सेहत मूल्य 72, शारीरिक ताकत 75, कौशल कोई नहीं। शेन युआन पसीना पसीना हो जाते हैं। खुद की तरफ इशारा करते हुए उलझन में पूछते हैं, होस्ट, मैंने तो न जीने की बात की, न मरने की, फिर ये सब क्या है? सिस्टम पैनल फिर उभरता है, इस बार ढेर सारे टास्क्स की लिस्ट के साथ। परफेक्ट लाइफ सिस्टम सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। एक परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि विपरीत लिंग के प्रति सम्मान और लगाव भी जरूरी है। सीमित समय का कार्य शुरू करें। अपने आसपास की हमउम्र लड़की पर पैसा खर्च करें, जिसकी पसंदगी रेटिंग 60 से ज्यादा हो, और उसका सम्मान हासिल करें। टास्क रिवॉर्ड, पैसे। अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला हिस्सा भी ऐसे ही अनुदित कर सकता हूं। जो खर्चा विपरीत लिंग पर किया जाएगा, वह 3 गुना वापस होगा। यदि इस खर्च के दौरान विपरीत लिंग का पसंदीगी रेट 3 अंक बढ़ जाता है तो वह पैसा 2 बार वापस होगा। ध्यान रहे, खर्चा केवल अकाउंट या नकद से किया जा सकता है। शेणु अपने सामने जो हो रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। वह बार बार अपना सिर पीटता है, सोचता है, क्या मेरे पास सच में कोई सिस्टम है? क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रांति? तभी अचानक एक नरम आवाज उसके पीछे से आती है। शेणु एक लड़की को देखता है जो उसे चिंता भरी आंखों से देख रही है। वह उसे याद दिलाती है, लड़के को लड़के जैसा दिखना चाहिए, ये तो सिर्फ एक ब्रेकअप है, इतना गंभीर नहीं है। इस समय सिस्टम भी उस लड़की की जानकारी दिखाता है जो उसकी शैक्षणिक सलाहकार ली है। लड़की शेन युआन के पास आती है और कहती है, मैंने अभी जो कुछ देखा वह सब देखा। ऐसे समय में पुरुष दोस्तों के शब्द सबसे सटीक होते हैं। बाय बाय, अगला बेहतर होगा। शेणु चुपचाप मुड़कर ली को देखता है और तभी वह नोट करता है कि ली के सिर के ऊपर पिंक नंबर 65 लिखा है। वह हैरान होकर सोचता है, ली शिक्षक के सिर के ऊपर यह क्या है? और तभी सिस्टम से एक सूचना आती है, ली सीओ की पसंदीगी रेटिंग होस्ट के प्रति 65 है। शेणु चौंक जाता है और इस नंबर और नोट को देखकर सोचता है,
यानी कि जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम अभी तक था वह कोई भ्रांति नहीं थी, वह सच में मौजूद है। ली इस समय अभी भी कुछ नहीं जानती, बस मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित करती है। लियू के दोस्त शेणु, हिम्मत रखो। शेणु खुशी से अपना सिर खुजलाता है और शर्माते हुए कहता है, मैं ठीक हूं शिक्षक ली। वह अपने आप में सोचता है, तो मुझे सच में एक हैक मिल गया है। ली मुस्कुराती हुई और कहती है, ठीक है, वह स्कॉलरशिप के बारे में क्या, जो मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था, क्या तुमने सोचा है? दस्तावेज पहले ही सबमिट कर दिए गए हैं। ये वही चीज है जो मैं तुम्हारी मदद के लिए कर सकती हूँ। शेणु ईमानदारी से जवाब देता है, कुछ हजार युआन तो मेरे परिवार के कर्ज की तुलना में कुछ भी नहीं है। अच्छा होगा कि वह स्कॉलरशिप की रकम दूसरे छात्रों को दे दी जाए जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ली कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हें और नहीं समझाऊंगी। वह धीरे से मुस्कुराती है और शेणु को सलाह देती है, अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करना, यहां तक कि रिश्तों की समस्याएं भी। यह कहकर वह शेणु को अलविदा कहती है और मुड़कर चली जाती है। शेणु कुछ देर तक ली को देखता है और फिर अपने सामने सिस्टम पैनल पर ध्यान देता है। वह सोचता है, क्या सिस्टम के लिमिटेड टाइम टास्क के अनुसार यह पैसा सच में 2 बार लौट सकता है, या मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए? यह सोचते हुए शेणु दौड़कर ली के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, टीचर ली, मुझे इतना ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। रुकिए, मैं आपको एक कप मिल्क टी खरीद कर लाता हूँ। ली हैरान होकर जवाब देती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है छात्र शेन। लेकिन वह कुछ कह पाती इससे पहले ही शेणु दौड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद शेणु एक कप मिल्क टी के साथ वापस आता है, उसे ली को देता है और कहता है, टीचर ली, ये लीजिए। ली मिल्क टी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहती है। इसके बाद शेणु अपना फोन निकालकर नोटिफिकेशन चेक करता है। फोन पर एक नोटिफिकेशन दिखता है, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड के साथ। उसके आखिरी 4 अंकों वाले नंबर 098 पर 10 मई को शाम 4:40 पर 18 युआन आ गया था। खाता बैलेंस 99 युआन था। उसने इसे एक बार पढ़ा और पहले का बैलेंस 87 युआन था। 6 युआन मिल्क टी खरीदने के लिए खर्च किए, जिससे बैलेंस 81 युआन रह गया। अब जब उसने 18 युआन का ट्रांसफर देखा तो बैलेंस 99 युआन हो गया। रिटर्न सच में था। शेन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरान होते हुए सोचता है, जब तक टीचर ली की मेरी ओर फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर रहती है, क्या मैं उन्हें बार बार पैसे खर्च कर सकता हूं और फिर सिस्टम से वापस पैसा पा सकता हूं? शेन युआन लिया के जाने के बाद उसकी पीठ को देखता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है और सोचता है, मेरे घर का कर्ज चुकाने का मौका मिल सकता है। बस अगर सही से काम किया तो मेरा घर पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। शेन युआन की आंखों में चमक आ जाती है और वह सोचता है, मुझे अतीत में लौटने की जरूरत नहीं है, मुझे अतीत से आगे निकलना है। वह रुकता है और हिसाब लगाता है, मगर मेरा वर्तमान पूंजी तो सिर्फ 99 युआन है, ये बहुत कम है। अब सबसे जरूरी काम है पूंजी जुटाना और एक उपयुक्त छोटी बहन ढूंढना, फिर उन पर पैसे खर्च करना। शेन युआन पास की दीवार के सहारे खड़ा होकर फोन पर स्क्रॉल करते हुए सोच रहा है कि क्रेडिट लिमिट केवल 5000 युआन मिल सकती है। जेबी से लोन 20,000 युआन है, बिजनेस लोन 2584 युआन है और शुरुआत में उसके पास 99 युआन थे। कुल मिलाकर उसकी हाथ में जो पैसा था वो था 49,682 युआन, जो सड़क के किनारे फेंके गए कचरे की तरह लग रहा था। शेन युआन अपने हाथ में बैग को देखता है और दिल में सोचता है, इस बैग की कीमत 39,800 युआन है। ये इस साल के स्प्रिंग मॉडल का है। मुझे कहना पड़ेगा कि ये एक हाई एंड इमिटेशन है ताकि टीचर ली इसे स्वीकार कर लें। बैग को हाथ में पकड़े हुए शेन युआन ली सीओ के ऑफिस जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है, दिल में सोचता है, मुझे नहीं पता टीचर ली का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। लिजी दरवाजा खोलने के लिए बाहर आती है और उसे देखते हुए हैरान होकर पूछती है, शेन, ये तुम हो? शेन युआन शिष्टता से पूछता है, टीचर ली, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं? क्या आप खाना बना रहे हैं? लिजी शेन युआन की तरफ बैग को देखकर जिज्ञासा से पूछती है, क्या बात है? शेन युआन बिना गोलमोल बात किए बैग उसे देते हुए कहता है, टीचर ली, आपने मेरी 3 साल की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में बहुत मदद की है। मैं हमेशा महसूस करता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन आज मैंने आखिरकार दूसरों की मदद करने की अहमियत और गर्मजोशी समझी। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी चीज है, कृपया इसे स्वीकार करें। लिजी शेन युआन के हाथ में बैग को हैरान होकर देखती है, सोचते हुए कि यह बैग बहुत महंगा लगता है। नहीं नहीं नहीं, यह सोचकर वह कहती है,
मैं एक टीचर हूँ। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती हूँ। ये जरूरी नहीं है। शेनयुआन ने इसे पहले ही समझ लिया था और कहता है, यह बैग एक हाई एंड इमिटेशन है। इसकी कीमत बस 200 रुपये है। आप तो जानती हैं कि मेरे घर की हालत क्या है। मैं कैसे बेवजह खर्च कर सकती हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की है। अगर मैं कुछ न करूं तो क्या मैं इंसान भी हूं? हालांकि यह बैग ज्यादा कीमती नहीं है, फिर भी यह मेरी थोड़ी सी भावना है। अगर आप बुरा ना माने तो कृपया इसे स्वीकार करें। लीजी शेनयुआन को देखती है, सोचते हुए कि उसने इतना कह दिया है। अगर अब इसे न स्वीकार किया तो यह उसकी बेइज्जती होगी। ऐसे वक्त पर मुझे उसे और उत्तेजित नहीं करना चाहिए। यह सोचकर वह शेनयुआन के हाथ से बैग ले लेती है और कहती है, ठीक है, फिलहाल मैं इसे रख लूंगी। बाद में आपके जन्मदिन या किसी छुट्टी पर मैं आपको एक और उपहार दूंगी। इसी बीच अचानक रसोई से एक खुशबू आती है। लेक्सियो तुरंत अंदर दौड़ता है और चिल्लाता है, अरे नहीं, मेरी ब्रेस्ट मीट जल रही है। और वह इस मौके का फायदा उठाकर अपने जूते उतारकर अंदर चला जाता है। लेक्सियो रसोई से सिर बाहर निकालकर कहता है, शेनयुआन, तुमने खाना नहीं खाया, है ना? मेरे साथ रुक कर खाओ। शेनयुआन मुस्कुराते हुए सोचता है, जब तक उसके बॉयफ्रेंड को कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे लिए खाना रुकना ठीक है। आखिरकार नजदीकी संपर्क से दोस्ती बढ़ती है और सिस्टम से ज्यादा पैसे मिलते हैं। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन बजता है। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड आखिरी 4 अंक 098 में 119,109 रुपये 10 मई को 18:45 पर प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 12,23,000 रुपये। शेनयुआन अपना फोन खुशी से उठाता है, सोचते हुए, यह ट्रांसफर हो गया है। 39,800 रुपये वाला बैग 3 गुना रिटर्न मिलने से 1,19,000 रुपये हो गए। अगर 100 रुपये का खर्च घटा दें तो मुझे करीब 80,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। यह पहली बार है कि मैंने इतनी रकम कमाई है, और वह भी खुद से। यह है युवा, यह है विजय। वह लंबे समय से इसके बारे में सोच रहा था और उसे यह नहीं पता था कि लिया ने खाना बनाना खत्म कर लिया है। वह मुड़ती है और शेणु को बुलाती है, बैठो और खाओ, क्यों खड़े हो? वह चौंक जाता है और पूछता है, क्या सिर्फ हम दोनों खा रहे हैं? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? लिया अपना सिर घुमा देती है, अपनी एप्रन उतारते हुए, और जवाब देती है, तुम क्या कह रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों नहीं उतार सकती? शेनयुआन टेबल पर हाथ रखकर ली के पास जाता है और कहता है, टीचर लिया, मुझे मदद करने दो। लेकिन लीजी शैली मना कर देती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शेनयुआन जल्दी से उसकी एप्रन उतारने में मदद करता है। शेनन उसके पीछे उसकी ग्रेसफुल आकृति को देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजे पर लिए लेक्स की छोटी बहन खड़ी होती है। शेनन चौंक जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं। लेक्सियो हंसते हुए पूछती है, आज इतनी देर से घर क्यों आए हो? आओ, खाना खाओ। एप्रन उतारने के बाद लीजी अपनी बहन को गले लगाती है और कहती है, ये मेरी छोटी बहन है। शेनन मुस्कुराते हुए धीरे से हाथ उठाकर कहता है, नमस्ते लिंग। लिंग का चेहरा गुस्से में दिखता है। वह उसे ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, मैं ठीक नहीं हूं। शेनन यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, एक बहाना बनाता है, टीचर लिया, मैंने पहले ही खा लिया था, मैं अब स्कूल वापस जाता हूं। लिया थोड़ी हैरान होकर उसकी पीछे जाती हुई पीठ को देखती है, सोचती है, वह खा चुका है, लेकिन अभी तो वह बैठकर खाना चाहता था। लिंग अपनी बाहों में हाथ डालकर शेनयुआन की पीठ को देखती है और कहती है, सिस्टर, मुझे लगता है कि उसके इरादे सही नहीं हैं। लिजी तुरंत जवाब देती है, वह बस मेरा छात्र है। लिंग यह सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, क्या बेशर्मी है, एक छात्र अपनी टीचर को गले लगाने की कोशिश कर रहा है। लीजी यह सुनकर थोड़ी असहज हो जाती है, अपनी छोटी बहन को टेबल पर धक्का देते हुए उसे खाने के लिए उकसाती है। शेनन इस साइड पर अभी भी सोच रहा है। रास्ते में चलते हुए वह सोचता है कि अगला पैसा किस पर खर्च करूं। एक और तरफ टीचर लिया सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट रिश्ता है, दूसरी ओर वह जो की तरह पैसे की भूखी नहीं है। अचानक सामने से एक आदमी बेवजह सीधे गिर पड़ता है। शेन युआन की बाहें पकड़ते हुए वह सामने वाले को तुरंत पहचान लेता है और पूछता है, अरे वाह, क्या क्या हुआ? वह आदमी कांपता हुआ हाथ बढ़ाता है, उसका चेहरा पीला और बेजान। शेन युआन से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई शेन, मेरी गॉडेस फैंग मिनू उस दामले जियांग के साथ मूवी देखने गई है। यह सूखा मुरझाया आदमी कोई और नहीं बल्कि शेन युआन का रूममेट हैंग हा है। उसकी ये बातें शेन युआन को फैंग मिनू की याद दिला देती हैं। 20वीं क्लास की इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट की क्लास ब्यूटी। दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा,
यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं। यह सोचकर वह अवाक रह जाता है और पूछता है, बस यही बात? हाँ हाँ। शेन युआन की उदासीनता देखकर हैरान होता है और पूछता है, भाई शेन, ये क्या एक्सप्रेशन है? तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? शेन युआन इधर उधर देखता है और कहता है, शोर मत कर, देखो वो कौन आ रही है। अचानक हांग हा की आंखें चमक उठती हैं। सामने चल रही दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है और उसकी रंगत भी वापस आ जाती है। वह उत्साह से पूछता है, शेन युआन, वो बस उस लीन पिंग के साथ मूवी देखने गई है ना भाई शेन? वे किसी रूम रेंट करने नहीं गए। मैं बहुत खुश हूं। मेरा अभी भी मौका है ना? हांग हा की इस दयनीय हालत को देखकर शेन युआन सोचता है, किसी लड़की को पसंद करके खुद को इतना छोटा कर लेना। हांग, तू इस तरह मीठे फल कैसे खाएगा? लेकिन जब उसकी नजर आगे पड़ती है तो उस लड़की के सिर पर 70 प्लस का नंबर देखकर शेन युआन चौंक जाता है। वह बड़बड़ाता है, अरे बाप रे, इसके पास भी नंबर है, और वो भी